हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 17 अगस्त 2023 है। आज का समसामयिक घटना लेके आपके सामने हम उपस्थित हैं और आप लोग जरूर देखते होंगे। तो देख करके आप लोग को करंट सेशन कैसा लगता होगा, इसके बारे में कुछ जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिए। तो आज बहुत विशेष महत्वपूर्ण दिन इसको लेकर के है कि आज 17 अगस्त 1909 को हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी मतनलाल ढींगरा, जो करजनवाली का हत्या कर दिया था, उसका जो है आज शहीदी दिवस मनाता है। उसके बाद आपका एसबीआई देख रहे हैं। एसबीआई जो है ये अपना जो 23-24 जो वित्त वर्ष चल रहा है, इसमें 300 नई शाखाएं खोलने की बात कर रहा है। तो इसके बारे में जानेंगे कि एसबीआई के साथ जो है सरकार का क्या टाई अप है, क्यों खोला जा रहा है, कितना ब्रांच है, विदेश में क्या है। उसके बाद अगला लेके आइए, अगला क्या था आपका एल आदित्य वन जो है, आपका जो सौर मिशन हम पहली बार शुरू कर रहा है। यू आर राव जो है आपका उडुपी रामचंद्र राव आपका प्रक्षेपण केंद्र बेंगलोर में है, वहाँ से जो है आपका बना, मतलब वो अभी फोटो शेयर किया है। तो ये बहुत चर्चा है कि लैग्रेज पॉइंट क्या होता है। लैग्रेज पॉइंट में जो है आपका आदित्य L1 को जो वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका अभी जो है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपका जो है मोहित जी अभी जीत करके आए हैं और चौथा भारतीय बने जो विश्व चैंपियन कुश्ती में अंडर 20 में जो है जीत दर्ज किए हैं, भारत के हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अभी मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, देखिए अन्नपूर्णा योजना तो 1999 से ही चलता है, जो 2001 में लागू हुआ था। बट उसके साथ फूड पैक योजना राजस्थान सरकार, अभी वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, तो उसको है एक फूड पैक किया जिसमें से आवश्यक वस्तु 6 वस्तु देना चाह रहा है, जिसमें चीनी होगा, दाल होगा, तेल होगा, उसके बाद हल्दी होगा, फिर धनिया होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इस योजना में क्या क्या चीज रखा गया है। उसके बाद आपका जो है ये अभी G20 का जो है आपका आर्थिक समूह की चौथी बैठक होने जा रही है बेंगलोर में, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी पे बात होगा, बेंगलोर में होने जा रहा है, उसके बारे में बात किया जाएगा कि डिजिटल इकोनॉमी में क्या तक बढ़ावा करने के बाद G20 का क्या लक्ष्य रखा गया है। मदनलाल ढींगरा के बारे में आपको बोल ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो है NCERT जो है एक कमेटी बनाया है, 19 सदस्यीय कमेटी। उस समिति जो है 3 क्लास से लेकर 12 क्लास तक का जो उसका पाठ्यक्रम पुस्तक जो है कुछ चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। तो एक समिति बनाया है, उस समिति का अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, सदस्य की बात होगी। उसके बाद आपका और एक चीज आ गया है, तो अबुआ आवास योजना। पहले हम लोग जानते थे ना कि इंदिरा आवास आया था, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना आया आपका 2015 में। तो उसी तरह से राज्य सरकार, झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना लेके आया है। इसमें क्या है ना कि 3 कमरा का घर होगा, जिसमें एक माता पिता होगा, एक पुत्र का होगा, ठीक है ना। 15,000 का स्कीम लेकर के 15,000 करोड़ का स्कीम लेके आया है, ठीक है। तो इसके बारे में और एक योजना जो है अभी आज ही अनाउंस हुआ है, आपका जो है PM-E बस सेवा शुरू करने वाला है। एक टोटल 100 शहरों में शुरू करेगा। अभी आपका जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी घोषणा किए हैं कि पिछले मतलब 2037 तक यानी 10,000 बस सेवा शुरू किया, मतलब चलाने का घोषणा किया गया है। मगर शुरुआत प्रारंभ 100 शहरों में ही किया जाएगा, ठीक है। 100 शहरों से शुरुआत कर रहा है PM-E बस सेवा। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए लेके आइए, क्वेश्चन ले आइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, SBI वर्तमान वित्त वर्ष में कितनी नई शाखा खोलने का योजना बनाई है। तो अभी आपको हम पहले बोल चुके हैं कि SBI सबसे पहले अब वर्तमान वित्त वर्ष में, अभी वर्तमान वित्त वर्ष कौन सा है, 2023-24 चल रहा है, 2023-24 चल रहा है ना, ये 2023-24 चल रहा है। आपका जो है निर्मला सीतारमण जी जब आपका बजट भाषण किया था, तो उसी टाइम बोला था कि जहां पे भी बैंक का सुविधा नहीं है, और SBI बैंक जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, इस बैंक का जो है शाखा जहाँ पे दुर्लभ जो भी गांव हो, मतलब दूर दूर कस्बा में हर जगह खोला जाएगा। तो टोटल 300 शाखा खोलने का बात किया गया है। कितना शाखा कहिएगा, तो क्या कहिएगा, 300 शाखा जो है, कितना शाखा कहिएगा, 300 शाखा जो है खोलने का बात किया गया है, ठीक है। तो ये बात आप समझते चलिएगा कि 300 शाखा खोला जाएगा। अब देखिए बैंक की बात आया है, तो हम आपको बता देते हैं कि SBI जो है और सब बैंक का क्या कहानी है, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका 300 शाखा होगा, जो 300 शाखा खोलना चाह रहा है SBI बैंक, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि भारत में जो है SBI बैंक को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इस इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में हुआ था, ये बात आप लोग जानते चलिए। फिर 1955 में जो है एक समिति आई जिसका नाम गोरेलाल समिति था, ठीक है। गोरेलाल समिति, कौन समिति, गोरेलाल समिति के सिफारिश पर जो है 1 जुलाई 1955 को जो है आपका इंपीरियल बैंक क्या हो गया, आपका SBI बैंक हो गया। और 1 जुलाई को जो है बैंक SBI जो है अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। अब यहीं पे कहेगा कि भारत का सबसे पुराना बैंक का क्या था, तो क्या कहे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये बात आप जानते चलिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का जो है सबसे पुराना बैंक था, ये बात
जानते चलिएगा, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पुराना बैंक था और इसका स्थापना कब होता है, 1770 में होता है, ठीक है। अब भारत में अभी कितना नेशनल बैंक है, तो क्या कहिएगा, 11 बैंक है, 11 बैंक नेशनल बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, एसबीआई को छोड़ करके, किसको, एसबीआई को छोड़ करके, ठीक है। और हम लोग का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है, आप लोग जानते हैं आरबीआई जो है हम लोग का केंद्रीय बैंक है। और इसका स्थापना जो है आप जानते हैं एक कितना को हुआ था, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को होता है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। अब देखिए, अब आरबीआई इसके बारे में थोड़ा सा ये जानिए कि हम लोग बोलते हैं ना कि बैंक में सबसे अधिक शाखा है, तो भारत में जो है सबसे अधिक बैंक शाखा 25 कितना है, तो ये बैंक आपका एसबीआई में कितना है आपका 22,405 टोटल आपका शाखा है। कहाँ पे, इंडिया में एसबीआई का सबसे अधिक शाखा वाला बैंक 22,405। और विदेश में कितना है इसका, विदेश में इसका 235 है, ये बात जानते चलिएगा। और कहेगा कि कौन ऐसा विदेशी बैंक है जो इंडिया में सबसे अधिक शाखा है, तो 100 शाखा है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक का, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक एक आता है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, ठीक है, चार्टर बैंक है, ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है जो 100 शाखा है। अब देखिए इस थोड़ा बैंक के बारे में इतिहास थोड़ा सा और इसको आपको हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बट इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिए कि एसबीआई ने वर्तमान वित्त वर्ष में कितनी नई शाखा खोलने की बात की गई है, तो क्या कहिएगा, 300 शाखा खोलेगा। अभी 2023-24 का जो वित्त वर्ष चल रहा है इसमें टोटल एसबीआई के पास टोटल कितना है, तो 22,405 है। विदेश में कितना है, तो क्या कहिएगा, विदेश में टोटल 235 शाखा है। एसबीआई सबसे अधिक शाखा वाला बैंक है, ठीक है। और स्टैंडर्ड चार्टर बैंक एक ऐसा बैंक, विदेशी बैंक है जो सबसे अधिक शाखा को रखी है इंडिया में। एसबीआई का स्थापना इंपीरियल बैंक करके हुआ था 1921 में, गोरेलाल समिति से 1955 में जो है इसका नाम क्या पड़ा, एसबीआई पड़ा, ठीक है। और एसबीआई अपना स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया का सबसे पुराना बैंक है जो 1770 में बना था। अभी नेशनल बैंक का संख्या टोटल कितना है, 11 है, एसबीआई को छोड़ करके। चलिए अब इसके बारे में आपको विशेष हम कुछ दूसरा बताना चाह रहे हैं आपको। देखिए बैंक के बारे में और थोड़ा आप ये जानिए कि सबसे पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका, ठीक है, 19 जुलाई को इंदिरा गांधी के टाइम में। देखिए बहुत बार पूछता है, इसी वजह से ये चीज आपको हम बता रहे हैं। 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर आपका एक बार 1980 में जो है कितना, 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको ये बात जानते चलना है। कहेगा कि पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने करवाया था, क्या कहिएगा, 1969 में इंदिरा गांधी ने करवाई थी। फिर 6 बैंकों का किया था, ये कब करवाया था, 1980 में। अब देखिए थोड़ा सा एटीएम के बारे में जानिए, क्योंकि एटीएम के बारे में बहुत बार पूछता। कहेगा कि एटीएम का खोज करता कौन था, एटीएम जानते हैं ना, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका जो खोज किया था जॉन शेफर्ड किया था। कौन किया था, जॉन शेफर्ड। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसी वजह से आपको हम बता रहे हैं। जॉन शेफर्ड ये कहाँ के थे, अपना इंडिया के थे। ये भी बहुत एक खुशी की बात है, ये इंग्लैंड में रहते थे मगर इसका जन्म मेघालय में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, मेघालय में हुआ था, ये बात जानते चलिएगा। मेघालय है ना, मेघालय अपना नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय 7 सिस्टर में आता है, ठीक है। तो मेघालय के ही थे ये, और ये इंग्लैंड गए थे। और ये 1967 में जो है वहां पे बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ था, लाइन में खड़े थे पैसा निकालने के लिए, तो उसके दिमाग में बात आया। और लंदन में जो है एक आपका बैंक था, वो आपका स्टैंडर्ड चार्टर बैंक नहीं, उसका हाँ बैंक बर्कले बैंक था, ठीक है। कौन सा बैंक था, बर्कले, ठीक है, बर्कले, ठीक है, बर्कले बैंक था, ठीक है। बर्कले बैंक में सबसे पहले 1967 में जो है जॉन शेफर्ड द्वारा इंग्लैंड में एटीएम लगवाया गया था। अब इंडिया में कहेगा तो इंडिया में क्या कहिएगा कि इंडिया में कब आया था, तो इंडिया में 1987 में एटीएम आया था, ठीक है। और कौन सा, एचएसबीसी बैंक। कौन बैंक, एचएसबीसी बैंक, ठीक है, ये बात आप जान चलिएगा। और इंडिया में जो है एटीएम को जो है निरंतर शुरुआत किया, जो आप लोग को पता है 1997 में जो है बैंक एक अधिनियम आया था, और यहाँ से जो है बैंकिंग सेवा के लिए 1997 से रेगुलर थे हम लोग, फिर क्या एटीएम प्रारंभ कर दिए हैं। तो एटीएम के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। एटीएम के खोजकर्ता या संस्थापक एटीएम को जो खोजा था उसका नाम क्या था, तो जॉन शेफर्ड था। कहाँ के थे, अपने भारतीय मूल के थे, मेघालय के थे। इंग्लैंड का एक बैंक था बर्कले बैंक ने सबसे पहले 1967 में लगवाया था। इंडिया में ये कब आया, 1987 में आया। कौन बैंक में लगा, एचएसबीसी में। और इसको निरंतर रूप से स्थापित कब किया गया था, 1997 से फिर ये काम शुरुआत था, ठीक है। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1980 में 6 बैंक का हुआ था। टोटल बैंकों की संख्या भी राष्ट्रीय बैंक का आपको पहले बता चुके हैं 11 है। केंद्रीय बैंक कौन सा है अपना,
आरबीआई है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कितना होता है? 1 जनवरी को होता है, ये भी आजकल करते चलिएगा, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपको मोटा मोटी ये सारा चीज आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। अब तक जो है एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद पे दिनेश खरा है, ठीक है, ये भी जानते चलिएगा, ठीक है। कौन है? दिनेश खरा है, ठीक है ना, दिनेश खरा, ये बात जानते चलिएगा। दिनेश खरा एसबीआई के क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। एसबीआई का स्थापना 1955, पहले ये बैंक किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक से जाना जाता था, ठीक है। चलिए, यही तो बता रहे थे, ये है आपका एसबीआई 300 शाखा खोलने की बात कर रहा है। सबसे अधिक शाखा उसका जो है इंडिया में 22,405 है और विदेश में कितना है? 235 है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन ले आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? पीएम ई बस सेवा कितने शहर में प्रारंभ किया जाएगा? देखिए पीएम ई बस सेवा अभी आपका हाल फिलहाल में की बात है, मतलब आज ही का बात है, ठीक है, मॉर्निंग में आज ही का बात है, यानी आप आज का क्या तारीख है? 17 तारीख है ना, 17 अगस्त का बात है, ठीक है, 17 अगस्त का बात है। ये जो है आज घोषणा किया गया है कि आपका टोटल, देखिए यहाँ दे रहे, यहाँ पे जो दे रहा है ये सिटी दे रहा है कि कितना बस कहाँ कहाँ से खुलेगा, मगर मोटा मोटी आपको बता देते हैं। टोटल जो है 169 जो है क्या किया गया है, शहर का जो है चयन किया गया है। इतना शहर में जो है बस ई बस सेवा चलेगा, जिसमें से 100 शहर को अभी यहाँ से बस चलाएगा। और कितना हजार बस चलाने की बात? 10,000 बस चलाने की बात हो रहा है। और ये कब तक करेगा? 2037 तक। अब ये क्यों किया जा रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि जो भी डीजल हो या पेट्रोल से जो भी गाड़ी चलती है तो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। और हम लोग अपना लक्ष्य रखे हैं 2030 तक क्या 50% कर देना है, और 2047 तक क्या करना है? 2070 तक हम लोग को नेट जीरो में जाना है। नेट जीरो में मोदी जी जो ग्लासगो में जो हुआ था आपका COP20, तो उसमें बोले थे ना कि अपना जो है क्या बोले थे उसमें, COP में बोले थे ना कि हम लोग जो है 2070 तक नेट जीरो हासिल करेंगे। तो इसी को पाने के लिए जो है पीएम ई बस सेवा आपका शुरू किया गया। इसका घोषणा अनुराग ठाकुर जी किए थे। और ये कितना, तो आपका 100 शहरों में अभी फिलहाल के लिए शुरू किया जाएगा। टोटल शहर का लक्ष्य कितना रखा गया है? 169। और टोटल जो है कितना बस चलाया जाएगा? तो 10,000 बस चलाया जाएगा। सेवा कब तक, अब ये जो कार्यक्रम ये चलेगा कब तक चलेगा? 2037 तक चलेगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा जानते चलिएगा। इलेक्ट्रिक बस चलाने वाले हैं और ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कार्बन इमिटिंग से जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार हो या पूरा विश्व हो, देखिए नई नई अलग अलग बैठक होती है, अलग अलग घूम घूम करके। अभी G20 का भी जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ, सतत सम्मेलन अपना दिल्ली में फरवरी में हुआ था ना। तो ये सब चीज चलता रहता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक कार्यकारी समूह के चौथे बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए आर्थिक कार्यकारी समूह का कह रहे हैं, तो देखिए डिजिटल इकोनॉमी के बारे में आप लोग जानते हैं। अभी डिजिटल इकोनॉमी का पूरा चल रहा है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी जब तक नहीं होगा, देखिए कहाँ कौन सा कलर आ जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी का बात किया जा रहा है। तो इस इकोनॉमी के लिए जो है चौथा बैठक जो हो रहा है आपका बेंगलुरु में हो रहा है। कहाँ पे? कर्नाटक में, कर्नाटक का बेंगलुरु में हो रहा है, ठीक है। ये बात याद कर लेके चलिएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रहा है। अब देखिए अभी 2-3 सम्मेलन अभी आपको बता दे रहे हैं। अभी आपका मनसुख मांडविया और क्या बोलते हैं WHO और ये आपका आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गुजरात में, कल का भी वीडियो में आपको बताए थे, गुजरात में जो है पारंपरिक चिकित्सा पर, वहां पे औषधि पर जो है पहला सम्मेलन चल रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का G20 का भी वहां पे बैठक हो रहा है। अब उसके बाद आपका एक यूथ 20 भी चल रहा है आपका बनारस में, आज से 17 तारीख से उद्घाटन होने वाला था, 4 दिन चलेगा। उसके बाद G20 का जो है आपका G20 का आपका फिल्म महोत्सव भी दिल्ली में चल रहा है। देखिए आप, क्योंकि अंतिम होने जा रहा है, अंतिम सितंबर में इसका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मीटिंग होने वाला है आपका, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो इसको आप जानते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिजिटल इकोनॉमी पे आर्थिक कार्यकारी समूह का चौथे बैठक कहाँ हो जाएगा? आपका बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका जो है उद्घाटन कौन करेंगे? तो अमिताभ सरेपा है ना, अमिताभ जी हैं, अमिताभ वही करेंगे, ठीक है, अमिताभ कांत ही करेंगे। देख लीजिएगा इसको। और देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल से आप लोग के लिए ये कंटेंट जुटाया जाता है, इसी वजह से जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आइए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन देखिए यहीं पे होगा आपका, G20 का आर्थिक समूह का बैठक हो रहा है, डिजिटल इकोनॉमी पे बात होगा, बेंगलुरु में हो रहा है, कर्नाटक में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, अभी हाल फिलहाल में वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी है, ठीक है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। हाल ही में परिसीमन की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य को दिया है? देखिए परिसीमन तो आप लोग जानते हैं हर जनगणना के बाद होता है। चलिए इसको हम ले लेते हैं, अलग पेज ले लेते हैं, इसको बढ़िया से बताना पड़ेगा। देखिए प्रत्येक जनगणना 10 वर्ष में जनगणना होता है, 10 वर्ष में होता है ना जनगणना। पहली बार जनगणना कब हुआ था आप लोग जानते हैं? पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड मियो के काल में, हुआ था ना।
मगर वो नियमित जनगणना नहीं था, ठीक है। नियमित जनगणना कब होता है? 1881 में होता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। और इसके जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? प्लेडन थे, J.E. प्लेडन, इसका नाम तो याद रखिएगा, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछता है, तो याद प्लेडन था, ठीक है, प्लेडन, ठीक है ना, J.E. प्लेडन है। और अभी जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय करके है, मृत्युंजय है, कोई मृत्युंजय जी है, ठीक है ना, मृत्युंजय जी हैं कोई, ठीक है ना। तो सबसे पहले जनगणना 1872 में हुआ था, मेयो के कार्यकाल में हुआ था, कब जो है आपका निरंतर रूप से जो है 1881 में चला था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय। तो होता क्या है ना, देखिए, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना पे परिसीमन होता है। अब परिसीमन के आधार पर जो है, जो भी लोकसभा सीट हो या विधानसभा सीट हो, जो भी सीट हो, उसका क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। तो अभी देखिए 2021 में, 2011 में जनगणना हुआ था, अब 2021 में तो जनगणना हुआ नहीं, जनगणना अभी लेट चल रहा है, डिले चल रहा है। तो अभी असम में जो है आपको पता है भी कुछ बिल आया था नागरिकता को लेकर के, वहां पे कुछ लफड़ा भी चल रहा था। तो वहां पे परिसीमन, राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग का जो है स्थापना किया जाता है। तो राष्ट्रपति ही जो है उस स्टेट के लिए अलग से एक परिसीमन का एक आयोग का गठन किया था, मतलब एक विशेष क्षेत्र के लिए। अब देखिए कैसे होता है, आर्टिकल जान लीजिए, आर्टिकल जो है 82 जो कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद आपका एक परिसीमन आयोग का स्थापना कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये जानते चलिए, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ये बात जानिए। और उसका सहयोग करने के लिए अनुच्छेद 170, कितना? अनुच्छेद 170 में राज करेगा, क्योंकि राज, और यहाँ पे भी चुनाव आयोग होता है, यहाँ पे भी चुनाव आयोग होता है, आर्टिकल 324 के हिसाब से होता है ना, और यहाँ पे 243 में होता है, सॉरी 343 में होता है कि नहीं होता है? तो यही बात है। तो जनगणना अभी तो इस बार हुआ नहीं, तो इसी आर्टिकल का सहारा लेते हुए एक स्टेट के लिए अभी जम्मू कश्मीर में भी किया गया था, ठीक है, कि वहां पे अभी इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन में कौन सा, कितना विधानसभा का सीट होगा, कितना लोकसभा का सीट होगा, और कितना विधान परिषद का। तो असम में तो विधान परिषद है नहीं, तो असम में देखिए, असम में कितना है? 126 को जो है, 126 को आपका क्या है? विधानसभा है, ठीक है, ये बात जानिएगा। 126 को विधानसभा है, और यहाँ पे 14 को लोकसभा है, ठीक है, 14 को लोकसभा है, और 7 को राज्यसभा है, ठीक है। तो इसी को जो है सीट का कोई हेराफेरी नहीं किया है, और इसी को जो है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है इसके बारे में इसका अधिसूचना दिया है। अब परिसीमन आयोग जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और साथ में मिलके आपका जो है मुख्य चुनाव आयोग, जो अपना चुनाव आयोग है, आर्टिकल 324 के हिसाब से चुनाव आयोग का स्थापना होता है ना, और भाग 15 में पड़ता है, ये आप लोग जानते हैं। और हम लोग का भी मुख्य चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है, आप लोग जानते होइएगा, ठीक है, राजीव कुमार। और इसके अतिरिक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है ना, जानते हैं कि नहीं? तो यही है। तो अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये किए हैं चुनाव आयोग का, मतलब परिसीमन के लिए किए हैं, अथवा अब तक कितना कितना परिसीमन आया है, तो इसके भी बारे में जानिए। परिसीमन आपको तो बोल दिए कि परिसीमन का क्या काम है प्रत्येक चुनाव के बाद। तो अभी हम लोग का जो चुनाव है कब तक स्थगित करके रखा गया है? 84वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो उसी संविधान संशोधन में बोला था कि 2026 तक जो है लोकसभा का सीट क्या और राज्यसभा का सीट बरकरार रखा जाएगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। कहें वहां संविधान संशोधन, तो 84वां याद रखेगा, कहें वहां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन से 2026 तक लोकसभा का सीट कितना? 550 है ना, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन खत्म। 104वां संविधान संशोधन किया गया, जो 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में करते थे उसको आगे नहीं बढ़ाए हैं, तो ये बात याद रखिएगा। और राज्यसभा के लिए कितना है? 250 है, तो ये बात आप लोग जानते हैं, तो इसको जानते चलिएगा। तो अभी परिसीमन नहीं हुआ है, लास्ट परिसीमन 2002 में हुआ था, ये भी बात जान के चलिएगा, 2002 में हुआ था। पहला परिसीमन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, क्योंकि देखिए आजाद भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ था ना। अभी आपको क्या बोले, प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति, और उसमें जो है सहयोग करेगा निर्वाचन आयोग, राज्य का भी करेगा और सेंट्रल का भी करेगा, है ना। तो 1952 में पहला हुआ, फिर उसके बाद 1952 के बाद आपका 1962 में हुआ, 1962 में हुआ, फिर अपना 63 में अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 1972 में भी हुआ, 1972 में भी हुआ। और आप बहुत बार पूछते हैं कि जो हम लोग का भी लोकसभा सीट जो निर्धारित किया गया है किस जनगणना के अनुसार, तो 1971 के जनगणना के अनुसार। तो ये 1971 के जनगणना के अनुसार 1972 में भी परिसीमन आयोग आया था। फिर 1972 में आपका 2002 में आया, ठीक है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा जान के चलिएगा। तो कौन सा अभी कहेगा कि लोकसभा का जो सीट निर्धारित किया किस जनगणना के अनुसार, तो 1971 के अनुसार। सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में, 62 में, 72 में। फिर ये अपना रिपोर्ट 73 में देता है, ठीक है, 73 में। कभी आपको 73 भी मिलेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कभी कल क्या है ना कि जनगणना एक, क्योंकि 10-10 साल में जनगणना होता है, जनगणना जैसे हो गया, फिर आपका आयोग बैठा, आयोग कभी जल्दी रिपोर्ट कर देता है, कभी थोड़ा सा लेट कर देता है। तो लेट होने की वजह से 72 से 73, तो आपको जैसा ऑप्शन मिलेगा उस हिसाब को आपको दे देना है। तो जनगणना करेंगे कैमा अनुच्छेद के
जनगणना जो करते हैं ये किसका, जनगणना जो है ये केंद्र सूची का बात है। जैसे समवर्ती सूची, राज्य सूची है ना, और केंद्र सूची हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये केंद्र सूची का पार्ट है। और अनुच्छेद कितना 246 में, कितना अनुच्छेद 246 में, ये बात जानते चलिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 246 के तहत, अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार जनगणना करवाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 82 के अनुसार जो है परिसीमन आयोग का गठन कराएगा, राष्ट्रपति उसका नियुक्त करेगा। अब 80 में जान लीजिए, 80 में आपका क्या है, राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा है। और यहाँ पे राज्य में जो है आपका परिसीमन आयोग का जो गठन कराएगा वो कौन सा आर्टिकल में कराएगा, 170 में कराएगा, ठीक है। 169 में विधान परिषद है आर्टिकल, और 168 में आपका विधानसभा है, आप लोग जानते हैं 168 में। तो ये सब चीज जानते चलिएगा। राज्य परिसीमन आयोग का गठन 170 में होगा, 169 में विधान परिषद होगा। अब देखिए विधान परिषद टोटल कितना है, अभी आप लोग जानते हैं 6 स्टेट में है आपका, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, यूपी में है कि नहीं है। तो ये सब चीज आप लोग पॉलिटी में जानते होइएगा। देखिए जितना ये सब चीज ज्यादा से ज्यादा बार देखिएगा सुनिएगा तो उतना ज्यादा याद रहेगा एग्जाम में आपको। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार नहीं बहुत बार पूछता है, तो ये देखिएगा आपको कोई ना कोई एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहना है। तो पहला जनगणना आयुक्त कौन हो जाएगा, जेई पलेडन हो जाएगा। अभी जनगणना आयुक्त कौन है, मृत्युंजय जी हैं, ठीक है ना। जनगणना कितने साल पे, 10 साल पे किया जाता है। पहली बार जनगणना 1872 में, अच्छा 1872 में जनगणना हुआ था, उस टाइम टोटल जनसंख्या कितना था, तो याद रखिएगा 12.1 करोड़ था। और 1951 के जनगणना में जो है कितना जनसंख्या था, तो याद रखिएगा उसमें उस टाइम 36 करोड़ था, ठीक है। क्योंकि देखिए 1951 वाला इस वजह से याद रखना है क्योंकि आजाद भारत का पहला जनगणना 1951 में, जहां 36 करोड़ जनसंख्या था, ठीक है। और पहला जनगणना जो 1852 के काल में हुआ था वो कितना था, 12.1 करोड़ था। ये बात आपको जानना है, नहीं जानिए। अब जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहते हैं, 1900 महाविभाजक वर्ष का किसको कहते हैं, 1921 को कहते हैं। क्यों कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहली बार नेगेटिव में जनसंख्या गया था। तो ये भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब हो जाएगा, 1921 में पहली बार जनगणना हुआ था। नियमित जनगणना 1881 से पहला जनगणना आयोग जेई पलेडन। अभी कौन है, मृत्युंजय जी है। कौन सा अनुच्छेद में जनगणना करते हैं, 246 में। परिसीमन आयोग का गठन कितना में करेंगे, अनुच्छेद 72 में, ठीक है, सॉरी 82 में। और स्टेट वाला करेगा तो कितना, अनुच्छेद 170 में। 80 में आपका क्या हो जाएगा, 80 में कहेगा तो कह दीजिएगा कि हमारा राज्यसभा आता है, और 81 में लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। 69 में आपका विधान परिषद हो जाएगा, 68 में विधानसभा हो जाएगा, ठीक है। इसका संरचना है, ऐसा नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बना बोलते ही बन जाएगा आपका। आप संविधान में जो है उसके बारे में कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले आइए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसरो का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अभी आप लोग जानते हैं कि इसरो जो है अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान मिशन 14 तारीख को ना, 14 जुलाई को जो है आपका चंद्रयान 3 किया है ना, चंद्रयान 3। और ये पहुंच भी गया है, चंद्रमा का जो है अंतिम कक्षा में चल रहा है, और 23 अगस्त को ये पहुंचने वाला है, ये भी बात जानिएगा। और रूस का जो है, रूस का आप लोग जानते हैं लूना, वहां पे भी रूस वाला जो है क्या था, लूना 25 था ना, वो भी वहां पे पहुंचने वाला है, हम लोग के साथ साथ पहुंचेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है कि क्या पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है इसरो, ये रशिया का जो है कॉस्मोस, ठीक है। तो इसरो का जो है पहला सौर मिशन अभी आदित्य L1। देखिए आदित्य L1 क्या है, सूरज का पड़ता है ना, ये मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य का पहले यहाँ पे क्या है, कोर है, फिर क्या ये आपका क्या रेडिएशन जोन है, फिर ये क्या है आपका संवहन मंडल है, फिर ये आपका प्रकाश मंडल है, फिर ये आपका क्या है करोना है। तो सबसे बाहर वाला भाग को क्या कहते हैं, करोना कहते हैं। फिर आपका संवहन मंडल है, फिर प्रकाश मंडल है, फिर प्रकाश मंडल है, फिर रेडिएशन जोन है, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, केंद्र है, ठीक है। तो ये 5 भाग है। तो इसी का अध्ययन के लिए जाएगा, इसी के बारे में बात करेगा। और ये रखा कहाँ जाएगा आपको बता देते हैं। देखिए ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। इसके बीच एक पॉइंट होता है जिसको L बोलते हैं। कहाँ पे है, L1 है ना, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लैग्रेंज पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। और ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है ना, ये लैग्रेंज पॉइंट आप ऐसा पॉइंट है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है ना, यानी आकर्षण, इसका आकर्षण और इसका विकर्षण के साथ साथ ये विरोध करता है। यही एक पॉइंट है, और कई पॉइंट हो सकता है जो इस बल का विरोध करे, और वहीं पे करेगा। और यहाँ पे स्थापित करने के बाद फिर ये क्या करेगा, पृथ्वी के सापेक्ष साथ साथ घूमेगा और इसका अध्ययन करेगा, ठीक है। ये पहला सौर मिशन होगा किसका, इसरो का, ठीक है। अभी छोड़ा नहीं गया है। देखिए यहीं से आपका UR राव केंद्र है, बेंगलोर में है, ठीक है। उडुपी रामचंद्र राव केंद्र कहेगा कि उडुपी रामचंद्र राव अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो क्या कहिएगा, सॉरी प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो क्या कहिएगा, बेंगलोर कहिएगा। और सतीश धवन कहेगा तो आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश मानना है। तो ये आपका L1 जो बना है UR राव
बेंगलोर में बना है। ये बात आपको UR राव मतलब उडुपी रामचंद्र राव। देखिए आपका ये वन आप बता रहे थे ना आपको, यही है आपका, ठीक है। देखिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ठीक है। ये L पॉइंट है, इधर मान लीजिए कि इधर G, इधर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इधर आकर्षण और विकर्षण के बीच एक ऐसा पॉइंट होता है। और ये कई पॉइंट देखिए यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी। तो हम लोग यहाँ पे L1 पे प्रतिस्थापित करेंगे और यहाँ पे करने के बाद फिर ये क्या करेगा, पृथ्वी के सापेक्ष घूमेगा और इसका क्या करेगा, पूरा अध्ययन करेगा, ठीक है। और इसका अध्ययन करके यहाँ पे आपको बोले ना, ये कई सूरज जो है कई भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, केंद्र में होता है, फिर केंद्र के बाद आपका रेडिएशन जोन होता है, रेडिएशन जोन के बाद फिर संवहन मंडल होता है, फिर संवहन मंडल, ये संवहन मंडल के बाद आपका ये कौन सा मंडल हो गया, प्रकाश मंडल हो गया। प्रकाश मंडल का बाद सबसे कोरोना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सूर्य का भारी भाग कौन सा है, तो कोरोना है, यही कोरोना। तो इसी का ये प्रकाश मंडल इसका जो है अध्ययन करने वाला है, ठीक है ना। प्रकाश मंडल का रेडिएशन जोन अंदर में होता है, इसका नहीं, प्रकाश मंडल का। फिर उसके बाद संवहन जोन होता है, इसका भी नहीं करेगा, इसका करेगा। तो ये सब चीज जान जाइएगा, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना होता है, लगभग आप लोग जानते हैं 15 करोड़ के करीब करीब है, 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर के करीब करीब है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको जानते चलिएगा। ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है इसरो का। अब देखिए क्या होता है, कब लॉन्च करते हैं लोग, मगर बहुत जल्दी ही, क्योंकि 14 तारीख को जो है UR राव केंद्र जो है आपके, आप बताए ना UR राव जो है केंद्र है ना, उडुपी रामचंद्र राव, ये जो है 14 तारीख को एक फोटो साझा किया था यही आपका आदित्य L1 का, तो तब से ये चर्चा में आ गया है, ठीक है। उसको तो इसरो के बारे में तो आप लोग थोड़ा मोड़ी जानते ही हैं। इसरो का स्थापना 1969 को होता है। इसरो का जो अभी अध्यक्ष है S सोमनाथ है, जानते हैं। इसरो का जो है मुख्यालय आप लोग जान ही रहे हैं उस दिन, क्योंकि इसरो के बारे में पिछले कई दिन कई क्वेश्चन में बता रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे करंट बनता जा रहा है वैसे वैसे हम इसरो एक बार चंद्रयान 3 पर एक वीडियो भी बनाए हैं, अगर आप लोग जो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, पूरा अच्छा से बता। हाँ, अब ये बोलिएगा कि ये वाला जो चंद्र मिशन जाएगा तो किससे जाएगा, तो याद रखिएगा ये PSLV से जाएगा, ठीक है। PSLV से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको ले जाने का प्रस्ताव, मतलब इसको ले जाने का जो है बात कर रहा है कि PSLV से लेके जाएंगे और लैग्रेंज पॉइंट में ले जाके रखेंगे। तो लैग्रेंज पॉइंट समझ गए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसा जगह होगा जहां पे गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण और विकर्षण का क्या प्रतिरोध करता है उस पॉइंट में, और वहां पे छोड़ने से क्या होगा कि वो पृथ्वी के सापेक्ष क्या करेगा, घूर्णन करेगा। और घूर्णन करने के बाद फिर आपका, क्योंकि सूर्य का कई परत है, आपको बता दिए हैं कि केंद्र होता है, फिर प्रकाश मंडल से रेडिएशन जोन होता है, ठीक है, फिर आपका ये संवहन मंडल होता है, फिर प्रकाश मंडल होता है, फिर कोरोना होता है। तो प्रकाश मंडल का अध्ययन करने के लिए जा रहा है, तो इसको वहीं से अपना जो भी चीज अध्ययन करेगा, फिर हम लोग को इन सब चीजों के बारे में बताएगा, ठीक है। अब देखिए सूर्य का केंद्र आपको थोड़ा बैक कीजिए, इसको बता देते हैं, ठीक है। ये जो है बाहर में कितना 6000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आता है, अंदर में कितना 15 मिलियन, आप लोग जानते हैं 15 मिलियन सेल्सियस है ना, 15 मिलियन सेल्सियस तक का तापमान रहता है। तो ये बात थोड़ा सा जानते चलिएगा। बहुत बार पूछ लेता है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो 15 मिलियन कहिएगा, क्योंकि देख रहे हैं कितना हीट है। यहीं पे जो है आपका हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए, अन्नपूर्णा पैकेट योजना। अभी इसके बारे में आपको हम बता रहे थे कि अन्नपूर्णा पैकेट योजना क्या होता है। सुनिए, अन्नपूर्णा पैकेट योजना जो, देखिए अन्नपूर्णा योजना बहुत पुराना योजना है और ये फुल्ली सेंट्रल स्कीम योजना था, ठीक है। ये 1999 में आया था, ठीक है, और ये 2001 से जो है ये काम करना प्रारंभ किया था। तो इसमें क्या किया गया था, जो भी गरीब लोग थे उसको खाना पुना देगा। अब क्या किया है, इसी अन्नपूर्णा योजना में पैकेट योजना दिया, और जो आवश्यक जो वस्तु है 6 वस्तु को जो है ये राजस्थान सरकार किया है। कौन सरकार किया है, राजस्थान सरकार किया है, ये बात जानते चलिएगा। राजस्थान सरकार, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है, ठीक है, अशोक गहलोत है यहाँ के मुख्यमंत्री। इसी ने जो है इस योजना को जो है लॉन्च किए हैं। इस योजना में देखिए क्या क्या हो जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड योजना में आपको 6 गो आवश्यक वस्तु देगा, जिसमें से आपका चीनी होगा, क्या हो जाएगा, एगो चीनी होगा, चीनी 1 केजी चीनी होगा, 1 केजी नमक होगा, 1 केजी क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, और 1 केजी आपका क्या हो जाएगा, नमक हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, 1 केजी तेल हो जाएगा, सोयाबीन का तेल कहिएगा, ठीक है, 1 केजी सोयाबीन का तेल हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं उसको, हल्दी देगा, 100 ग्राम हल्दी देगा, ठीक है, 100 ग्राम हल्दी देगा, और 50 ग्राम जो है जो मिर्चाई होता है ना उसका पाउडर देगा। तो क्या कितना हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया, उसके बाद हल्दी हो गया, उसके बाद फिर आपका क्या बोले, आपका मिर्चाई हो गया। ये टोटल 6 गो आवश्यक वस्तु देगा जो आपके खाना के साथ साथ, और ये पहली करने वाला पहला आपका राजस्थान। देखिए राजस्थान सरकार इन सब चीजों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। अभी देखिएगा आपका जो है हेल्थ बिल लेके आया था, ठीक है, फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी लेके, क्या आदमी को रोजगार देने के लिए वो भी अधिनियम लेके आया राजस्थान सरकार इन सब में। और अभी जो है इंदिरा गांधी जो है स्मार्टफोन अब एक योजना लेके आया कि जो भी महिला है सब महिला को स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो ये सब सारा ये योजना
राजस्थान सरकार का है, ठीक है। और वहां का राज्यपाल कलराज मिश्र है, ठीक है। कौन है? कलराज मिश्र है, ये बात जानते हैं। राजस्थान के बारे में और थोड़ा जानिए, राजस्थान में बहुत कुछ है, ठीक है। सबसे नमक वाला झील आप लोग जानते हैं, कहेगा कि सबसे अधिक लवणता वाला झील तो सांभर झील है। कहाँ पे? सांभर झील है, राजस्थान में पड़ता है। और सबसे बड़ा लवण वाला झील कहेगा तो आपको चिल्का झील उड़ीसा वाला मानना है, जो रामसर साइट में भी पड़ता है, पहला है। और सबसे छोटा रामसर साइट कहेगा तो आपको रेणुका हिमाचल में लगाना है, ठीक है। टोटल रामसर साइट का संख्या कितना है? 75 है, ठीक है। रामसर पहला कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। और रामसर में भारत कब गया है? 1982 में। कब? 1982 में, ठीक है। और पहले आपका कौन लिया था? चिल्का झील लिया था, ठीक है, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील याद रखिएगा। पहला साइट जाने वाला चिल्का झील था। और सबसे बड़ा साइट कहेगा तो क्या कहिएगा आप? अपना पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। कौन डेल्टा? सुंदरबन। और सबसे अधिक किसके पास? तमिलनाडु के पास है। तो ये सब चीज आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार रिवीजन के दृष्टिकोण से हम आपके पास बात रखें। तो सांभर झील आपके पास यहाँ पे सबसे ज्यादा खारे पानी का झील है, राजस्थान के पास है, ठीक है। अब राम बीजधारी जो है अभी टाइगर 52वां टाइगर रिजर्व था, 53वां तो आपका यहाँ पे रानीपुर में यूपी में बना है, तो 52वां याद रखिएगा यहाँ पे। और आपका यहाँ पे लोकसभा सीट और सुनिए विधानसभा सीट यहाँ पे 200 गो है, ठीक है। लोकसभा सीट यहाँ पे 20 गो है और राज्यसभा सीट 10 गो है। ये बात जानते चलिएगा, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है तो हो सके यहाँ पे इस सब चीज का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक नजर देख लीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? विधानसभा सीट हो जाएगा ये, और 20 गो क्या हो आपका लोकसभा सीट हो जाएगा। और ये और लोकसभा के बारे में अभी आपको बताया ना, आर्टिकल 81, राज्यसभा के बारे में 80 और 82 में क्या बोले थे? परिसीमन आयोग करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको जान लीजिए। अन्नपूर्णा पैकेज कहेगा कि आपको अन्नपूर्णा योजना कब आया था, तो क्या कहिएगा? 1999 में। और 1999 में कौन सरकार था जानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी थे, 2004 तक थे। कल अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बोले थे, क्योंकि कल जो है 16 अगस्त 2018 को उसका जो है निधन हुआ था, तो पुण्यतिथि मना रहे थे। तो कल अटल बिहारी पे हम अच्छा से सारा चीज बताए थे कि यूएनओ में जाके पहले बार हिंदी में भाषण देने वाला, 1977 में विदेश मंत्री थे, ठीक है ना। फिर बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी 1980 में जो है स्थापना वही किए थे, है ना। तो इसके बारे में आपको सबसे 1996 में 13 दिन के लिए सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री वाले वही थे, ठीक है। 10वें प्रधानमंत्री बने थे हमारे भारत के, और 3 बार प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आइए, जितना बताएंगे तो बहुत लेट पड़ जाएगा। देखिए अबुआ आवास योजना, इसको भी थोड़ा जानिए। चलिए हेमंत सोरेन जी जो है बहुत ही सब चीज में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्शन को देख करके सब किसी को योजना याद आया है, ठीक है। तो यही होता है अबुआ आवास योजना में। क्या है ना कि प्रत्येक 3 कमरा का रूम, 3 कमरा का जो है क्या दिया जाएगा? एक आवास दिया जाएगा। और 15,000 करोड़ का जो है ये स्कीम है, ये याद रखिएगा, 15,000 का, ठीक है। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री यही हेमंत सोरेन है, और यहाँ के जो है राज्यपाल राधा कृष्ण जी हैं, ये भी जानते चलिएगा, राधा कृष्ण जी यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो देखिए 15,000 करोड़ देगा, 3 कमरा होगा, 3 कमरा में एक माता पिता का रूम होगा और एक उसका जो भी पुत्र है या पुत्री है जो भी है उसके लिए रखा जाएगा। और ये योजना बहुत अच्छा योजना लेके आया है, और लाना भी चाहिए ऐसे, क्योंकि आजकल के आप जानते हैं एक घर होता है, माँ बाप को घर से बेघर कर देता है। तो अब ये कर दिए हैं क्या कि एक स्कीम लेके आए हैं अबुआ योजना, जो 3 कमरा वाला आवास होगा और 15,000 का, ये 15,000 करोड़ का ये स्कीम है। अब थोड़ा सा झारखंड के बारे में आपको थोड़ा हम बता देते हैं। झारखंड के बारे में बताएं, देखिए सबसे पहली बात जानिए कि झारखंड का आपको क्या बोले थे, झारखंड का राज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण जी हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। यहाँ पे विधानसभा सीट 81 है, ठीक है। और लोकसभा सीट अगर आपको कोई कहेगा तो आप क्या कहिएगा? 14 गो है, ठीक है। और राज्यसभा सीट कहेगा तो 6 गो है, ये बात जानते चलिएगा। और ये जो है 84वां संविधान संशोधन जानते हैं ना, क्या है? 15 नवंबर 2000 को जो है अपना कैवा 28वां, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को आपका 26वां राज्य बना कौन? छत्तीसगढ़। उसके बाद 9 तारीख 2000 को आपका 37वां राज्य बना उत्तराखंड, यूपी से कट के। और ये बिहार से कट करके 15 नवंबर 2000 को कट करके 28वां राज्य बना था, 84वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये इतना उसका ये संरचना है। और 15 नवंबर को क्यों? क्योंकि आदिवासी, देखिए अभी हम लोग मना रहे हैं ना 2021 से जो है आपका जो है अभी जो चल रहा था अमृत महोत्सव, उसी में जो है जितने भी गुमनाम जो है क्रांतिकारी थे, गुमनाम जो है आपका आजादी के लिए लड़ने वाले, एक बिरसा मुंडा थे, उसी के बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर पर जो है आपका इसका एक डे भी घोषित किया गया। उस डे का नाम क्या है आपका भाई? है ना, हाँ, आदिवासी गौरव जनजाति दिवस, ठीक है, 15 नवंबर को मनाते हैं। तो बिरसा मुंडा के ही जन्म दिवस पर जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था और 28वां राज्य बने थे। फिर 29वां राज्य आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, है ना। फिर आप जम्मू कश्मीर, अब जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये क्या हो गया? कट गया किसमें?
स्टेट से कट के यूनियन टेरिटरी बन गया, तो फिर 29 राज्य से कहाँ आ गए हैं, 28 राज्य में हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, देखिए झारखंड तो जानते हैं बहुत ज्यादा खनिज संपन्न स्टेट है। ठीक है, उसके पास खनिज बहुत है। वहां पे हम लोग जादूगोरा पढ़ते हैं ना, यूरेनियम के लिए कोयला होता है, वो लोहा होता है, बहुत सारा कुछ होता है झारखंड के लिए। जब ज्योग्राफी सेशन पढ़ा जाएगा तो आप वहाँ के बारे में भौगोलिक दृष्टिकोण से वहाँ, क्योंकि राजमहल का पहाड़ी जो उधर जाइएगा वहां से लेके आपका आगे बंगाल का पूरा आगे तक, ठीक है, ये कोला पूरा जो है पूरा खनिज संपन्न ही है। यानी उड़ीसा से शुरू कीजिएगा और आपका मालदा मतलब गैप तक ये सारा चीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है। देखिए अंडर 20 जूनियर अभी आपका कहाँ पे हो रहा था, जॉर्डन जानते हैं ना, जॉर्डन इजराइल से सीमा लगाता है। ठीक है, यहाँ पे एक जॉर्डन नदी भी बहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो है वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक। तो जॉर्डन जो है अपना जो है सीमा बनाता है इजराइल के साथ। ठीक है, और ये बहुत हिट में रहता है, इसी वजह से थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पे आपका ऐसे करके ना, ऐसे जाइएगा ना, तो देखिए ये अगर आपका, देखिए ये आपका जॉर्डन है, इधर आपका सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, इधर जॉर्डन है, यहाँ पे जॉर्डन है, इधर इजराइल है। ठीक है, यहीं पे आपका वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी का तो ये भूमध्य सागर वाला इजराइल का जो है भूमध्य सागर वाले तट में, और यहीं पे आपका एक जॉर्डन नदी है। ठीक है ना, ये जॉर्डन नदी है, ये जॉर्डन नदी, और ये आपका जानते हैं ना मृत सागर, हम लोग सुनते हैं ना कि मृत सागर क्या है, झील है। ये जॉर्डन नदी आके मृत सागर में समाहित हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे जॉर्डन का राजधानी अम्मान में जो है इस बार अंडर 20 जूनियर विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा था, और भारत के ये चौथे व्यक्ति बने हैं, ये हमारे मोहित बाबू। ठीक है, देखिए मोहित कुमार जो हैं अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के विजेता अभी बने हैं। ठीक है, चौथे बने हैं। इससे पहले आपका अब दीपक पुनिया भी जो है जीते थे। ठीक है, 2019 में ये जीत के लेके आए थे। ठीक है, इससे पहले भी 2001 में भी एक आदमी लेके आए थे, उसका नाम हमको याद नहीं है, बट इतना जानिए कि अभी हाल फिलहाल आज ही का घटना है। ठीक है, विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप जीत करके लाने वाले हमारे चौथे बन गए हैं, मोहित कुमार हैं। ठीक है ना, और कहाँ पे हुआ था, तो जॉर्डन के अम्मान में हुआ था। जॉर्डन का राजधानी अम्मान है, इसका मुद्रा दिनार है, ये भी जानते चलिएगा। ठीक है ना, अकाबा की खाड़ी ऊपर से, इधर से मिस्र में सिनाइन पेनिनसुला है। ठीक है, इधर से लाल सागर है। ठीक है ना, और ये सीमा रेखा निर्धारित करता है आपका, देखिएगा सऊदी अरब है, उधर से जाइएगा तो सीरिया है, उधर लेबनान इससे नहीं लगता है, बगल में इधर आपका इजराइल है। ठीक है ना, तो ये देखिए। अब अगला क्या क्वेश्चन है, आईसीसी ने हाल ही में T20 रैंकिंग जारी किया है। आप लोग जानते हैं आईसीसी हर बार अपना रैंकिंग जारी करता है, तो अभी सूर्य कुमार यादव को फिर T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान दे दिया है। ठीक है, ये आज ही का न्यूज है, तो इसको याद देख लीजिएगा कि T20 जो है रैंकिंग में अपना सूर्य कुमार यादव को फिर से, इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका, दुबई में है। आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यही है, आईसीसी हाल ही में जो है T20 रैंकिंग जारी किया, किसको नंबर 1 दिया है, तो सूर्य कुमार यादव को दिया है, अंडर 20 सीनियर, ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, अपना मोहित कुमार है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कि यही हमारे हैं। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दे। देखिए कुश्ती करते हुए आपको मोहित कुमार जी को दिखाया गया है, यही जॉर्डन में हुआ था। जॉर्डन का राजधानी अम्मान है, यहाँ का मुद्रा क्या हो जाएगा, दिनार हो जाएगा। ठीक है, वहां पे जॉर्डन नदी बहती है जो मृत सागर में आके गिरता है। ठीक है, सबसे लवणता वाला नहीं, क्या बोलते हैं, मृत सागर जो है सबसे, देखिए जब सबसे लवणता वाला झील कहेगा तो आपका तुर्की में वान झील है। ठीक है, मगर मृत सागर की भी लवणता बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ चीज डुबाइएगा तो डूबेगा नहीं, ऊपर में रहता, तैरता रहता है। ठीक है ना, तो ऐसा झील है वो मृत सागर है। आइए, मदनलाल ढींगरा का शहीद दिवस कब मनाया जाता है। मदनलाल ढींगरा का बारे में अगर नहीं जानते थोड़ा जानिए आप लोग। आज ही के दिन 17 अगस्त को 1909 को जो है इसको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और क्यों दिया गया था, एगो आदमी ने थे, जब आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है ब्रिटिश का जो है हम लोग क्या थे, कॉलोनी थे, हम लोग उसके गुलाम थे। तो यहीं पे जो है एक आदमी थे कर्जन वायली, कौन थे, कर्जन वायली एक आदमी थे। ठीक है, कर्जन वायली एक आदमी था, और यहीं पे जो है ये लेफ्टिनेंट के पद में ये असीम था, और यहाँ पे जो है लोग के साथ इसका सही व्यवहार नहीं था। और ये जो है इसका जन्म जो है आपका कब होता है, आपका अमृतसर में, कहाँ पे होता है, अमृतसर में होता है। ठीक है, और 1883 में होता है। ठीक है, कितना, 1883 में ही होता है। ठीक है ना, अमृतसर में 1883 में होता है। बहुत अच्छे परिवार से इसका जो पिताजी थे अंग्रेज के जो है चापलूसकार थे, चाटुकार थे, और इसको शुरू से ये चीज पसंद नहीं था। फिर ये अपना पढ़ाई करने के लिए, सब चीज देख करके पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। और कर्जन वायली जब ये इंग्लैंड जाते हैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए जाता है, जब वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो कर्जन वायली उस टाइम भारत सचिव का जो है राजनीतिक सलाहकार था। भारत सचिव उस टाइम मार्ले था, आप लोग जानते हैं, मार्ले में तो सुधार आया था ना 1909 में,
सब तो चीज जानते हैं, जानिएगा आप लोग। 1909 में जो है पार्लियामेंट सुधार आया था, जिस सुधार में हमारा गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ज्यादा नाराज थे। वही बोला था कि ये जो है डूबते हुए उषा काल का जो है विधेयक लेके आए हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो ये तो मार्ले बोला था कि एक ऐसा हम अधिनियम लेके आए हैं कि भारतीयों को सदियों सदियों तक याद रहेगा। तो उसी का मार्ले का ही सचिव था कौन, कर्जन वायली। और एक हॉल में जा रहे थे और हॉल में जाने के दौरान ये मदन लाल ढिंगारा जो है उस पर 4 गोली ठोका। 4 गोली में से 3 गोली मुंह में लगा है, ठीक है, और 1 गोली बच गया। फिर अपने आप को गोली मारने जा रहे थे, तब तक उसको पकड़ लिया गया और मार नहीं पाए। और आज ही के दिन यानी 17 अगस्त 1909 को उसको वहां पे फांसी पे मतलब फांसी का सजा दे दी गया और वो अपने देश के लिए शहीद हो गए। तो उसी का शहीदी दिवस हम लोग मनाते हैं 17 अगस्त को। बहुत बड़े क्रांति, ये बहुत बड़े, इसका जो पिताजी थे बहुत बड़े संपन्न परिवार के थे। और जब ये मारा था, इसके पापा इसके जो पिताजी से जब संपर्क करने का बात किया तो ये जो है इसको अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था। ये भी बात जानते चलिएगा, ये इसको अपना बेटा नहीं माना था कि नहीं हम नहीं जानते हैं, वो मेरा कोई नहीं है। तो देश के लिए ऐसे ऐसे भी क्रांतिवीर हुए हैं जो शहीद हो गए। और कर्जन वायली का जब यहाँ पे जो है आपका लेफ्टिनेंट के पद में था तो यहाँ पे उसका भी व्यवहार नहीं था। यानी आप मान के चलिए ना 1880-85 के करीब करीब यहाँ पे वो सेवा भी दिए थे। फिर इंग्लैंड में जाके भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार बन गए थे। अगर आपको कोई पूछेगा कि कर्जन वायली का हत्या जो है मदन लाल ढिंगारा किया था, कर्जन वायली क्या था, तो कहिएगा कि जिस समय उसको जो हत्या किया गया था उस टाइम जो भारत सचिव हो गए, भारत में 2 पद होता था, जो यहाँ रहता था उसको हम लोग गवर्नर जनरल, फिर बाद में वायसराय कहने लगे, और जो इंग्लैंड में हुआ करता था उसको भारत सचिव कहते थे, ठीक है ना। तो भारत सचिव का क्या राजनीतिक सलाहकार था ये आपका कर्जन वायली, और उसी का हत्या ये आपका मदन लाल ढिंगारा किए थे। ये कहाँ के थे, तो अमृतसर के थे, ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ था, 1883 में, और मृत्यु कब होता है, 1909 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देश की आजादी जानने के लिए है ना के बाजी लगाने वाले मदन लाल ढिंगारा को 1909 में 17 अगस्त को शहीद हो गया, बात सही है। तो आप लोग को आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। जिसने लिया जान अंग्रेजों के बदला लिया है, ठीक है। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के दौरान जो है अंग्रेज अधिकारी कौन है, सर विलियम कर्जन वायली का हत्या कर दिया है। कर्जन की हत्या के आरोप में उन्हें फांसी की सजा हुई थी। ढिंगारा हिंदू राष्ट्रवादी विनायक दाम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज नहीं बताएं, आप इसका नाम सुने होइएगा, इंडिया हाउस का स्थापना जो है आपका देखिए 1905 में, ठीक है। ये सब नाम जानते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इंडिया हाउस जो है, इंडिया हाउस में 2-3 आदमी रहते थे, जैसे अजीत सिंह, ये आपका लाला हरदयाल, ठीक है, अजीत सिंह यानी जब आपका इसका ये अपना भगत सिंह का चाचा, ठीक है, भगत सिंह का चाचा जी थे अजीत सिंह, वो, ठीक है। उसके बाद ये श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। तो इंडिया हाउस का जो स्थापना किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ही किए थे। और यहाँ पे जो है एक तरह का हॉस्टल था, उस हॉस्टल में जो भी यहाँ के क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते थे तो वहां पे श्याम जी कृष्ण वर्मा से जाके जरूर मिलते थे और वहीं पे रहते थे। वहां पे रह करके ये लोग अपना प्लान बनाते थे। अभी जानते हैं ना बीडी सावरकर भी यहीं थे, और उस पर आरोप लगा था कि जिस बंदूक से जो है यहाँ पे ये जो हत्या हुआ था, ठीक है ना, नासिक वाला हत्या में जो आपका जो है सावरकर बंदूक को जो फंसाया गया था, तो बोला था कि यहीं से जो है बंदूक आया था। तो 1905 में वो यहीं थे, कहाँ थे, आपका इंडिया हाउस में ही थे, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा स्थापना किया था लंदन में, ठीक है ना। तो जानिएगा कि क्रांतिकारी और मैडम भिकाजी कामा भी यहाँ पे लोग से मिलने गए थे। आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, लाला हरदयाल हो, उसके बाद आपका अजीत सिंह हो, ये लोग सब कोई यहीं रहते थे। और एक तरह से बीडी सावरकर हो, ये लोग का एक वहां पे संगठन चलता था, समझे है कि नहीं है। तो थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा, इसी क्रांतिकारी से ये भी जुड़े हुए थे, ठीक है ना। उनके शरीर को इंग्लैंड में दफना दिया गया और 1976 में भारत लाया गया था। कब लाया गया, देखिए 1976 में लाया गया। शुक्रिया जज साहब, मुझे आपके फैसले से, हाँ इसको भी जान लीजिए, जब इसको जज जो है जब फैसला दे रहा था तो ये जो है बोले थे कि आप हमको जो मृत्यु का सजा दे रहे हैं, मृत्यु दंड दे रहे हैं, इसके लिए हम बहुत आपका आभारी हैं, हम खुश हैं। क्योंकि इसका घर वाले भी इसको पहचानने से इनकार कर दिए थे, बोले कि ये मेरा कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको जानिए, ऐसे शूरवीर हमारे धरती में पैदा लिए और अपने देश की आजादी के लिए जो भी यहाँ पे हमारे धरती में आके जो भी क्रूर हरकत किया, क्रूर कार्य किया, जो यहाँ के अमन पसंद लोग को फांसी तक पहुंचाया, गोली से मारा, ठीक है। आप लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड अच्छा से जानते होइएगा, बहुत घटना किया। तो वैसे ऐसे लोग का एक सीरीज आप लोग को बताए थे हम उधम सिंह के बारे में, कि उधम सिंह ने जो है कैसे जाके इंग्लैंड में जो है 1940 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आदमी थे, इसको सत नमन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी कक्षा
3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक को संशोधित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति बनाई है। देखिए अभी आप लोग एनसीईआरटी जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है ना, नेशनल काउंसिल है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका स्थापना 1961 में होता है। तो इसको तो आप तो जान ही लीजिए। इसमें क्या है ना कि इस बार जो है एक समिति बनाया गया है 3 क्लास से 12 क्लास तक के जो भी पाठ्यक्रम जो पुस्तक है उसका जो है सिलेबस को थोड़ा सा सुधार किया जाएगा। तो एक 19 सदस्यीय कमेटी बनाया है और इसका जो मुख्य किसको बनाया गया है, एसी पंत को बनाया गया है, ठीक है। और इसके जो महानिदेशक हैं इसको कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी है, इसको याद रखिएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी इसके कौन है, निदेशक है, ठीक है। एनसीईआरटी का स्थापना 1900, देखो सीबीएसई भी होता है, इसको भी याद रखिएगा, सीबीएसई भी होता है, इसका स्थापना 1929 में होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज याद करते चलिएगा। तो एनसीईआरटी कक्षा 3 से 12 तक के लिए जो 19 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है उसका अध्यक्ष किसको बना गया है, एसी पंत। इसके बहुत सारे सदस्य हैं, ये सब जितना भी ऑप्शन आपको दिए ना सब सदस्य हैं। सुधा मूर्ति भी उसके सदस्य हैं, शंकर महादेवन भी है और संजीव सन्याली लोग सदस्य हैं। टोटल 19 सदस्य है। अगर मौका मिलेगा इतना, अगर आप लोग मेंस के लिए लिखते हैं तो इसको जरूर जाके एक बार देखिएगा, तो लिखने में हो सके पूछ सकता है, क्योंकि ये अभी एक बार सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हो रहा था कि ये मुगल का जो भी है इतिहास जो है उसको एनसीईआरटी से निकाल दिया जा रहा है। 11 क्लास या कौन क्लास का बुक था इसी टाइप से, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो एक समिति बनाया गया है, किसके अध्यक्षता में, एसी पंत की अध्यक्षता में, और 19 सदस्य कमेटी है, ठीक है। एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में होता है। इसका जो है निदेशक अभी कौन है, आपका दिनेश प्रसाद सकलानी है, ठीक है। और सीबीएसई का स्थापना 1900 और कहेगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। एनसीईआरटी के बारे में और क्या जानिएगा, ठीक है। हम लोग का आज तक का यहीं तक सीरीज था। आप लोग क्वेश्चन देख करके उसको याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। और देखिए रटिए नहीं, कंसेप्ट हम जो इतना बोलते हैं कंसेप्ट देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको हम 2-3 परिस्थितिमान आयोग के बारे में इतना सारा कुछ बताया, पता है क्या है, एक कंसेप्ट देने के लिए कि ये शुरू कहाँ से होता है, इसका क्या काम होता है, कौन इसका नियुक्ति करता है, कितना सदस्य होता है। तो रटना नहीं है, समझना है। और हम हर एक करेंट के साथ उसका बेसिक कंसेप्ट देने का प्रयास करते हैं। आप देखते हैं कोई भी क्वेश्चन में हम उसका शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, सारा चीज बताने का प्रयास करते हैं कि वेस्ट बैंक कहाँ पे है, गाजा पट्टी कहाँ पे है, ठीक है, गोलन हाइट किधर है, भूमध्य सागर से कौन कौन ये सीमा साझा करता है, वेस्ट बैंक में जो है वो आपका जोर्डन नदी आके किधर गिरती है, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला किधर है, बोलते हैं ना सिनाई प्रायद्वीप जो है आपका, फिर अकाबा के खाड़ी किधर है, लाल सागर किधर है, फिर नीचे में आपका हारमुज जल संधि है। तो ये सब सारा चीज बताते चलेंगे। मैप नहीं होने की वजह से आपको हम नहीं बता पाए हैं, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो आपको कुछ याद होने वाला है नहीं, ऐसे फिर भूल जाइएगा। तो मैप होगा तो मैप के, और आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए। और कोई अगर बात हो, अगर पूछने की बात हो तो कमेंट में आके जरूर बात करें, ठीक है, बिना संकोच किए हुए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल एक नया समसामयिक घटना लेकर के।